नमस्कार, केवल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर ARO टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमारा ये पहला टेस्ट सीरीज़ है। इसमें हमने आधा पार्ट पहले देख लिया है और आज हम बचे हुए भाग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, क्योंकि 65 हमने पहले देख लिया है। 66 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संसदीय शासन व्यवस्था का नहीं है। ऑप्शन ए संसदीय उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी दोहरी सदस्यता, ऑप्शन डी दोहरी कार्यकारिणी। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट हो जाएगा। जो शक्तियों का पृथक्करण है ये जो है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है, न कि संसदीय शासन व्यवस्था से। और बाकी जो ये तीन जो बचे हुए हैं, संसदीय उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता और दोहरी कार्यकारिणी, ये जो है संसदीय शासन की विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शपथ, इधर अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन सी राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 58 और ऑप्शन डी दिया हुआ है राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 में है, न कि अनुच्छेद 58 में, ठीक है। यहाँ पे 58 नहीं बल्कि 54 होगा, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बाकी क्या है? बाकी राष्ट्रपति का शपथ वो किस में है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति का महाभियोग वो हो गया अनुच्छेद 61 में, और राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, इसलिए याद रखिएगा अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कथन 1 दिया हुआ है, 2 कथन दिए हुए हैं। तो कथन 1 है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पदच्युत यानी पद से हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और कथन 2 दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। और बी दिया हुआ है कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। सी दिया है दोनों कथन सही है। डी दिया है दोनों कथन गलत है। तो चलिए कथन देख लेते हैं। कथन 1 दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नहीं, ये केवल उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में ले आया जाता है, ठीक है, किसी भी सदन में नहीं, मतलब लोकसभा में नहीं लाया जाता है। तो हमारा पहला जो है कथन वो गलत हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये जो है हमारा सही है, ठीक है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कोई भी मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है बिना किसी सदन का सदस्य बने कितने दिन तक अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक है। अगर मंत्री को 6 माह के बाद भी अगर मंत्री पद पे अपने बने रहना है तो उसे किसी न किसी सदन का जो है सदस्य बनना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये 6 माह की अवधि है। 6 माह की अवधि तक वो बिना किसी सदन का सदस्य रहे मंत्री रह सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री पद को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला कहा है। ऑप्शन ए आइवर जेनिस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड मार्ले और ऑप्शन डी दिया हुआ है BR अम्बेडकर। कैबिनेट रूपी मेहराब, तो ये जो है लॉर्ड मार्ले ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ऑप्शन ए दिया हुआ है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये तो हमारा सही है क्योंकि धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है। फिर दिया है बी, धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। सी दिया हुआ है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। और डी दिया हुआ है, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, ये जो है सही नहीं है हमारा, ठीक है। धन विधेयक जो है वो पेश किया जाता है जब किस प्रकार पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति ले ली जाती है, उसके बाद जो है धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसी समिति को स्थायी निम्नलिखित में किस समिति को, यहाँ पे किसी नहीं होगा, यहाँ पे किस हो जाएगा, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं। यहाँ पे मित्र नहीं बल्कि मित्त होगा, ठीक है, मितव्ययिता समिति कहते हैं। ऑप्शन ए लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी विशेषाधिकार समिति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जितने भी सदस्य होते हैं वो जो है लोकसभा से होते हैं, ठीक है, और सदस्य कितने होते हैं, वो होते हैं 30। चलिए ये जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है हमारी प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171 विधानसभा की संरचना, ऑप्शन सी अनुच्छेद 178 विधान परिषद की संरचना, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो इसमें क्या सही नहीं है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन में जो है दो गलतियां हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नहीं बन पाता है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 164 की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 171 की बात करें तो अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना, ये जो 178 के सामने दिया हुआ है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। और फिर अनुच्छेद 178 की बात करें, और ये जो विधानसभा की संरचना दिया हुआ है ये जो है अनुच्छेद 170 में है, ठीक है, 170 में विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता हो गया। और अनुच्छेद 178 की बात करें तो इसमें क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात किया गया है। ये जो 178 दिया हुआ है इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, किसके, विधान सभा के, ठीक है। चलिए तो इसमें हमारा कोई एक आंसर सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए पंचायती राज्य सूची का विषय है, ठीक है। बी दिया हुआ है ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सी दिया हुआ है पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और डी दिया हुआ है पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष है, 21 वर्ष, ठीक है। अगर आप 21 साल के तो आप पंचायती सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं ग्राम पंचायत का। बाकी 3 क्या है वो सही है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, और पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दूसरा राज्य कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है जिसने पंचायती राज लागू किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 127 दिया हुआ, 3 कथन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। दूसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 130 न्यायाधीश के वेतन भत्ते। और तीसरा दिया हुआ है अनुच्छेद 134 दांडिक मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील। उपर्युक्त में से कौन सी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, ठीक है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और अनुच्छेद 134 दांडिक मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील, ये दोनों जो है वो हमारे सही है। जो अनुच्छेद 130 है वो किसकी बात करता है, वो न्यायाधीश के प्लेस से यानी उसका स्थान से, और न्यायाधीश के नहीं सॉरी उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के स्थान से। उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पे है, वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है, ठीक है। तो वो उसकी बात करता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रजाति दी हुई है और फसल दिया हुआ है। तो प्रजाति देख लेते हैं। ए दिया हुआ है शुष्क सम्राट, फसल दिया हुआ है धान। बी दिया हुआ है राज 3077, फसल दी हुई है मक्का। सी दिया हुआ है अपर्णा और फसल दिया हुआ है मटर। डी दिया हुआ है कंचन
और फसल दिया हुआ है अंगूर। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है राज 3077, ये जो है गेहूं की प्रजाति है, न कि मक्के की प्रजाति है। ठीक है, बाकी जो है वो सभी सुमेलित हैं। शुष्क सम्राट धान से, अपर्णा जो है मटर से, और कंचन जो है वो अंगूर की है। ठीक है, राज 3077 ये गेहूं की है। गेहूं की और प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं अगर देखें तो कल्याण सोना हो गई, पूसा किरण हो गई, ठीक है, मैक्रोनी हो गई, ये सभी क्या है गेहूं की प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऐसे जो है जो संस्थान होते हैं इंस्टीट्यूट, इन सब के बारे में भी पूछता है। तो दिया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ए मैसूर, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी चेन्नई। ठीक है, देखिए दो दो चेन्नई दे दिया हुआ है, तो इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है मैसूर। ठीक है, तो आपको बस एक ही याद रखना है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, मैसूर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित है। फसल दिया हुआ है और रोग दिया हुआ है कि कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गन्ना, रोग दिया हुआ है खैरा, बी दिया हुआ है धान, सी रोग दिया हुआ है उकठा, सी दिया हुआ है अरहर, रोग दिया हुआ है रेड डाट, और डी दिया हुआ है आलू, उसका रोग दिया हुआ है झुलसा। तो कौन सा सही है यहाँ पे हमारा आलू जो है वो, आलू वाला ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आलू को झुलसा रोग होता है जिसे लेट ब्लाइट भी कहते हैं, लेट ब्लाइट। ठीक है, झुलसा रोग को भी ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आलू से रिलेटेड है। अब चलिए बाकी का देख लेते हैं। तो बाकी में क्या है, जो रेड डॉट यहाँ पे दिया हुआ है वो गन्ना में लगने वाला रोग है। ठीक है, और अरहर में उकठा रोग लगता है, और धान का जो है वो खैरा रोग होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सुमेलित करने के लिए नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से सुमेलित कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शस्य गहनता। ठीक है, यहाँ पे वाला स्वर रहता है। शस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन खेती कृषि की उपमा दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 250। तो कितने से अधिक होने पे जो है इसे हम गहन खेती कह सकते हैं। ये जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए 200। ठीक है, चलिए शस्य गहनता क्या होता है, इससे जो है अधिक मात्रा में हम उत्पादन प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पौधे की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच मान के मध्य ही होती है। ए 3 से 4, बी 5 से 6, सी 6 से 7.5 और डी जो है 10 से 12। पौधों की वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि के लिए जो है 6 से 7.5 का पीएच मान आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कहाँ पे है। ए शिमला, बी कटक, सी करनाल, डी हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कटक, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें हैं, जातकों में मिलती हैं, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, तो दिया हुआ है ए दीर्घ निकाय, बी दिया है संयुक्त निकाय, सी दिया है अंगुत्तर निकाय और डी दिया है खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये सभी पहले तो ये याद रखिएगा कि ये सभी जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। अब इसमें हमारा आंसर देखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा खुद्दक निकाय। ठीक है, जातक जो है इसी का एक ग्रंथ है। ठीक है, खुद्दक निकाय का ही एक पार्ट है जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ दी गई हैं। अब यहाँ पे जो अंगुत्तर निकाय सी वाला दिया हुआ है, ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो है इसमें 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। ठीक है, ये 16 महाजनपद से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वप्नवासवदत्ता नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए महाकवि भास, ऑप्शन बी महाकवि कालिदास, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी वात्स्यायन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है, ये हैं महाकवि भास। ठीक है, बाकी पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन ए कुरल, ऑप्शन बी तोल्काप्पियम, ऑप्शन सी मणिमेखला, ऑप्शन डी
शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुरल, जिसे क्या बोलते हैं, मुप्पाल भी बोलते हैं, मुँह आधा प पूरा प और ल, मुप्पाल भी बोलते हैं, ठीक है। इसे पंचम वेद भी बोलते हैं और इसे लघु वेद भी बोलते हैं, ठीक है। तमिल साहित्य का बाइबिल भी इसे माना जाता है, ये तमिल साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है। तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं इसे, ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कल्पसूत्र का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी हिंदू धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म से। तो कल्पसूत्र का संबंध हम जानते हैं कि जैन धर्म से है, ठीक है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी, भद्रबाहु, जो कि किससे रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे दिगंबर से, ठीक है। बौद्ध जैन धर्म दो पार्ट में बट गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर से रिलेटेड थे, इन्होंने कल्पसूत्र नामक बुक लिखी थी जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है। कालिदास की मैंने आपको सारी पुस्तकें बताई थी जितनी अब तक में ज्ञात हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीयम, बी दिया है मृक्षकटिकम, सी दिया है 10 कुमार चरितम, डी दिया हुआ है मुद्रा राक्षसम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विक्रम और उर्वशी की कहानी है इसमें। चलिए इसकी रचना जो है वो कालिदास ने की है। मृच्छकटिकम की बात करें तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक ने लिखी हुई है। 10 कुमार चरितम ये दंडीन की है और मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की है। ये सारे ही मैंने आपको पढ़ाए थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ऑप्शन बी सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की है। और ऑप्शन डी बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में हुआ। तो हम जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया। सारनाथ में जो है धर्मचक्र प्रवर्तन संबंधित है, दूसरा भी हमारा सही हो गया। जो तीसरा दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, मोगलीपुत्र तिस्य ने नहीं की थी। मोगलीपुत्र तिस्य ने जो है वो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और अजातशत्रु के समय में इसका आयोजन किया गया था राजगृह में, ठीक है। और सेकंड बौद्ध संगति की बात करें तो वैशाली में जो है इसकी स्थापना की गई थी, या मतलब ये संगति जो है वैशाली में शुरू की गई थी और अध्यक्षता इसकी सभाकामी ने की थी। और शासनकाल के जो शासक था, जो राजा था, वो कौन था, वो था कालाशोक, ठीक है। आप शासकों को अका अक से भी याद कर सकते हैं, अका अक, ठीक है। ये चारों बौद्ध संगति के शासक हैं। ये हो गया अजातशत्रु, ये का से हो गया कालाशोक, ठीक है, अ से हो गया अशोक और क से हो गया कनिष्क, ठीक है। ये 4 शासक हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो मल्लगढ़ राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक की रचना की गई है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब, ठीक है। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा जो शासक था मुगल शासक औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। जो औरंगजेब था ये जो है कट्टर मुसलमान माना गया है, ठीक है। तो उसने इन सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे अधिक रचना जो है शास्त्रीय संगीतों की, वो जो है पुस्तकों की रचना जो है औरंगजेब के काल में ही हुई थी, ठीक है। और शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ जो है वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं या जाने जाते हैं। और अकबर जो है वो मनसबदारी से रिलेटेड है। और जब चित्रकारी की बात आती है तो फिर जहांगीर का नाम आता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मजूमदार वित्त व्यवस्था, ऑप्शन बी वाक्यानवीस गुप्तचर व्यवस्था, ऑप्शन सी सुरुनवीस सैन्य व्यवस्था और ऑप्शन डी सुमंत विदेश मंत्री। देखिए मराठों में जो है एक व्यवस्था की गई थी जिसमें 8 लोग होते थे, उन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था, अष्ट प्रधान, ठीक है। इसमें
8 मंत्री होते थे। तो राष्ट्र प्रधान जो है वो मराठों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरुनवीस। ठीक है, सुरुनवीस सैन्य व्यवस्था के अधिकारी नहीं थे, बल्कि ये जो है राजकीय पत्रों की जांच करने वाले होते थे। ठीक है, राजकीय पत्रों को जो उनका निरीक्षण करते थे। बाकी जो है यहाँ पे वो सही है। सुमंत जो है विदेश मंत्री हो गए, वाक्यनवीस जो है वो गुप्तचर व्यवस्था की देख करते थे, और मजूमदार जो है वो वित्त व्यवस्था के। इसके अलावा कौन कौन से थे? इसके अलावा पेशवा थे जो कि अधिकारियों पर नियंत्रण रखते थे, और सरी नौबत हो गए। जो सैन्य व्यवस्था यहाँ पे दी हुई है वो सरी नौबत से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके साथ ही पंडित राव या मुहत्सिब होते थे जो कि दान विभाग के अध्यक्ष थे, और उसके अलावा एक थे न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है वो न्याय से ही रिलेटेड है, तो न्याय विभाग के प्रधान को कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर से शामिल नहीं हुआ था? देखिए, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो जो है एक संघ के बीच में और एक अलग राज्य के बीच में हुआ था। ठीक है, मतलब एक तरफ संघ था, पूरी कुछ लोगों का संघ बना हुआ था, और एक जो है एक तरफ एक अलग राजा थे। तो यही हमसे पूछा कि कौन उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए बीदर, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो हम यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बरार जो है वो शामिल नहीं था। बरार की जगह पर कौन था? बीजापुर। ठीक है, ये 4 लोगों का संघ हो गया, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। ठीक है, बरार जो है उसमें शामिल नहीं था। तो ये 4 हो गए, ये इन चारों ने मिलकर विजयनगर के विरुद्ध जो है युद्ध किया था। जो दूसरी पार्टी थी वो कौन सी थी? वो थी विजयनगर की, और इसमें जो है विजयनगर पराजित होता है। ठीक है, 1565 तालीकोटा का युद्ध। संयुक्त मोर्चे में बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर शामिल थे, जबकि किसके विरुद्ध युद्ध हुआ था? विजयनगर के बीच। तो विजयनगर इसमें पराजित हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर, बी जमींदारी पर, सी सामंतवादी पर, डी आईने दशाला पर। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि ये मनसबदारी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों एवं निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी राजपूत। तो किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मराठों और अफगानों के बीच में। अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के साथ इसका युद्ध हुआ था। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? ये हुआ था 1761 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें जो है मराठे जो है हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध में हुई थी? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी बक्सर का युद्ध। तो हम जानते हैं कि मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई थी, जो कि 1192 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 92 में। ये पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। ठीक है, इससे पहले तराइन का प्रथम युद्ध ऑलरेडी हो चुका था 1191 में। ठीक है, ये प्रथम युद्ध की है और ये द्वितीय युद्ध का है। ठीक है, तो प्रथम में तो पृथ्वीराज विजय हुए, लेकिन दूसरे में क्या हुआ? पृथ्वीराज हार गए। तो जब हार गए तो फिर यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। गोरी खुद तो चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे रखा गया, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, वहाँ से गुलाम वंश का शासक शुरू होता है और यहीं से भारत में मुस्लिम शक्ति आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, सतत विकास के लिए इन सभी की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है यानी नेचुरल है? ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी आम का बाग, ऑप्शन सी एक्वेरियम, ऑप्शन डी घास स्थल। तो यहाँ पे जो शुरू के 3 हैं वो जो है हम जानते हैं कि कृत्रिम रूप से है, क्योंकि इसे मनुष्य यानी जो आदमी होते हैं उन्होंने बनाया हुआ है, जबकि घास स्थल ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैविक साम्यता की स्थापना होती है? ऑप्शन ए उत्पादक एवं अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक एवं उपभोक्ता, ऑप्शन सी उपभोक्ता एवं अपघटक, ऑप्शन डी उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक। तो क्या हो जाएगा? जैविक साम्यता यानी जैविक जो बैलेंस होता है वो जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों के मिलने से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है? ठीक है, पार्थिव विकिरण के रूप में तो जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है 20%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 23%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 14% और ऑप्शन डी दिया हुआ है 27%। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 23%, जो ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखिए ऊष्मा बजट जो है, जो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी की ओर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारी ऊष्मा कहलाती है। और इसी का जो है जो लेखा जोखा होता है, कितनी पृथ्वी पर आई, कितनी वापस गई, ये सब क्या होती है? इसे हम ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि 100% ऊर्जा आती है तो उसमें से 35% जो है वो क्या होता है? परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही बचता है फिर 14% जो है वो वायुमंडल हमारा एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद जो बचता है कितना? 51%। ठीक है, 49% तो हमने वापस कर दी, मतलब वहीं से वापस हो गई। और उसके बाद बचता है 51% जो कि पृथ्वी पर आता है। अब इसमें से भी जो है जो 23% है वही जो है हमें पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सर्वाधिक लवणता वाली झील है? सर्वाधिक सैलिनिटी पूछ रहा है, किसमें है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी वान लेक। ठीक है, लेक वान लिखा है या वान लेक, दोनों में से कोई भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी वान लेक। ठीक है, लवणता को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेक वान या वान लेक की जो लवणता है वो सबसे अधिक है, लगभग 330 के लगभग पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, साल, सागौन एवं शीशम किस वायुम के वृक्ष हैं? ऑप्शन ए मानसूनी पतझड़ वायुम, ऑप्शन बी सागरी वायुम, ऑप्शन सी विद्युत रेखी वन वायुम और ऑप्शन डी मानसूनी सदाबहार वायुम। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि ये सभी मानसूनी पतझड़ वायुम के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी कान्हा। ठीक है, तो क्या हमारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है ऑप्शन सी नागार्जुन, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, ये जो है हमारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ए दिया हुआ है 2011 से 2020, बी दिया हुआ है 2014 से 2024, सी दिया हुआ है 2019 से 2029 और डी दिया हुआ है 2021 से 2030। तो जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2011 से 2020 जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है, और जब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष पूछे तो वर्ष जो है वो 2010 है। ठीक है, 2010। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र का अंत, यहाँ पे अंत नहीं यहाँ पे अंश होगा। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र का अंश कम होता जाता है, सी दिया सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है और डी दिया सेवा क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो सेवा क्षेत्र का जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, उसका पार्टिसिपेशन। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र का अंश जो है वो घटता जाता है, बढ़ने की बजाय यहाँ पर घटता जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? ए दिया है श्रमिकों को एहसास ही न होना कि उनकी आय कम है, बी दिया है प्रति सप्ताह सिर्फ 28 घंटे काम करने वाला, सी दिया हुआ किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम में लगे हुए होते हैं, और डी दिया हुआ है श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार होता है और उसमें कार्य करने की आवश्यक योग्यता भी होती है परंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसमें जो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? उसकी परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन सी, किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक उस काम में लगे हुए होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रति सप्ताह सिर्फ 28 घंटे काम करना है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अति अल्प रोजगार। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में रोजगार की प्राप्ति, अति अल्प रोजगार। ठीक है, और जो डी दिया हुआ है इसे हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। काम करने का मन तो है पर और आता भी है लेकिन काम कर नहीं सकते, रोजगार मिलता नहीं है। ठीक है, इसे हम खुली बेरोजगारी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लागू हुई थी। ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना 2019 में लागू हुई थी। सी दिया हुआ है 20 सूत्री कार्यक्रम 1982 में लागू हुई थी। और डी दिया हुआ है मनरेगा 2006 में लागू हुई थी। तो क्या है यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना। ये जो है गलत है, क्यों? क्योंकि ये 2018 में लागू हुई थी और 23 मई को। ठीक है, बाकी जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इसे 6 साल हो गए। तो 14 में लागू हुआ था, 20 चल रहा है तो 6 साल हो गए। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो 1982 में ही हुआ था। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मनरेगा, ये 2006 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? ए सॉफ्ट मनी, बी टोकन मनी, सी प्लास्टिक मनी और डी हॉट मनी। ठीक है, तो ऐसी मुद्रा को हम हॉट मनी कहते हैं, जो जल्दी से भाग जाए। ठीक है, तो चलिए प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं? प्लास्टिक मनी जो है, जो हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, इसे हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और हॉट मनी की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें तो क्या हो जाएगा? जो अमेरिकी डॉलर है, येन है, यूरो है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं जो है वो हॉट मनी होती हैं। ठीक है, जो लाभ प्राप्त करने के उसमें जल्दी से ही पलायन कर जाती हैं। चलिए, उनकी वैल्यू जल्दी जल्दी इधर उधर हो जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है नास्डाक नामक, यहाँ पे नमक नहीं, यहाँ पे नामक होगा। ठीक है, नास्डाक नामक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी थी। ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी रिलायंस इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन डी टीसीएस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। ठीक है, जो कि 1999 में जो है इसमें सूचीबद्ध हुई थी या लिस्टेड हुई थी। नेक्स्ट है ट्राइफेड का संबंध है। ठीक है, ए अनुसूचित जाति से, बी अनुसूचित जनजाति से, सी सामंती वर्ग से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो, ये जो हमारी संस्था है ये उससे जो है अनुसूचित जनजातियों से डायरेक्टली उन सामानों को खरीदती है और उन्हें उसका उचित मूल्य देती है। ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर अगर बिचौलिए बीच में आ जाते हैं तो उनको जो है अनुसूचित जो जनजातियां हैं उन्हें लाभ नहीं हो पाता है। तो उन्हें लाभ प्राप्त कराने के लिए जो है ट्राइफेड का निर्माण किया गया है। ये उनका जो है फूड प्रोसेसिंग भी करती हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट भी करती हैं, उन्हें ले आके बाज़ारों में बेचती भी हैं। इस तरीके का कार्य ये सब करती हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था वो जो है भारत सरकार द्वारा अगस्त 1987 में किया गया था ये। ठीक है, 87 में किया गया था। अगर हम ट्राइफेड का पूरा नाम देखें तो क्या हो जाएगा? ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ट्राइफेड। चलिए आगे चलते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कब से प्रारंभ किए गए थे? सेल्फ हेल्प ग्रुप को SHG भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1992 में। ठीक है, ये जो है नाबार्ड के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। ये सब क्या है? ये सब जो है ऐसे अगर स्वयं सहायता समूह क्या है, ये सभी जो है 10-15 लोगों के या 20-50 लोगों के मिलके छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये जो है अभी हम कोविड-19 में इनका बहुत बड़ा रोल समझ में आया, क्योंकि इन्होंने जो है जैसे अभी हमें बहुत अधिक मात्रा में जो है मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह की ज़रूरत थी, तो वो इन लोगों ने जो है उस पर काम किया। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो है इनकी इनकम भी जनरेट हो जाती है और लोगों को हेल्प भी हो जाती है।
बेसिकली ये जो है महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए इन सभी की इन्होंने बहुत हेल्प किया है उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है किस बजट का लक्ष्य खर्चों पर अंकुश लगाना है। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस बजट, बी दिया है आउटकम बजट, सी दिया है बैलेंस बजट, डी दिया है जीरो बेस बजट। ठीक है, तो किसका लक्ष्य जो है खर्चों पर अंकुश लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो बेस बजट। इसे जो है सनसेट बजट सिस्टम यानी सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि वित्तीय वर्ष में सूर्यास्त से पूर्व ही हर जितने भी विभाग होते हैं उन सभी को अपना एक बजट देना होता है। ठीक है, बजट यानी लेखा जोखा, जो उनके कार्यकलाप हैं उनका लेखा जोखा जो है उन्हें प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोर सेक्टर से तात्पर्य पूछ रहा है। चलिए आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है। ऑप्शन ए चयनित आधारभूत उद्योग, बी दिया है लोहा एवं इस्पात उद्योग, सी दिया है रक्षा उद्योग और डी दिया हुआ है कृषि उद्योग। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, देखिए ये जो है हमारे भारत में इस टाइम जो है 8 जो है हमारे कोर उद्योग हैं। ठीक है, यानी कोर सेक्टर हैं 8। तो मैं 8 के नाम एक बार बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, सीमेंट है, कोयला है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, ये 8 हैं और इन 8 के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी। ए दिया है 1947, बी दिया है 1956, सी दिया है 1960 और डी दिया है 1962। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर का आपूर्ति जल सबसे उत्तम गुणवत्ता का पाया गया है। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, और सबसे ख़राब की बात करें तो सबसे ख़राब जो है वो दिल्ली का है। ख़राब में दिल्ली और उत्तम में मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निष्ठा पहल। ठीक है, ये निष्ठा जो है वो पहल है संबंधित है। ए विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने से, बी शिक्षकों के प्रशिक्षण द्वारा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से, सी ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों को कार्य करने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए और डी पुलिस व नागरिकों के मध्य विश्वास बढ़ाने के लिए। तो ये तो पहली बात है शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, और किसकी शिक्षा से, शिक्षकों के प्रशिक्षण द्वारा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से रिलेटेड है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है स्टेट ऑफ द चिल्ड्रेन रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। भारत में हर तीसरा बच्चा कुपोषण से प्रभावित है। दूसरा कथन है भारत में 30% बच्चे स्टंटिंग और 10% बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है। सी दिया है 1 और 2 दोनों सही है। डी दिया है दोनों कथन गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोनों कथन गलत हैं, डी वाला। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। कथन पे चलते हैं। कथन दिया हुआ है भारत में हर तीसरा बच्चा, नहीं भारत में हर दूसरा बच्चा। ठीक है, यूनिसेफ जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन जारी करता है ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ जारी करता है। ठीक है, तो हर दूसरा बच्चा न कि तीसरा बच्चा कुपोषण से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा पहला गलत हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत में 30% बच्चे स्टंटिंग से, 30 नहीं बल्कि 35% बच्चे स्टंटिंग से। स्टंटिंग क्या होती है, स्टंटिंग होती है एज के अकॉर्डिंग वेट का न होना। ठीक है,
तो ये हमारी स्टंटिंग कहलाती है। और 10% जो वेस्टिंग दिया है, 10% नहीं बल्कि 70% बच्चे जो है वेस्टिंग से पीड़ित हैं। वेस्टिंग क्या होती है? लंबाई के अकॉर्डिंग जो है वेट का न होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित कीजिए, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दिया हुआ है। रमाकांत गुदेचा प्रख्यात ध्रुपद गायक, जोजीबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स 2019, सना मारिन सबसे युवा प्रधानमंत्री और अकिथम ए नंबूदरी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये हमारा ऑप्शन पढ़ने, ये हमारे चारों ही सही हैं, ठीक है, ABCD। रमाकांत गुदेचा जो है ध्रुपद गायक हैं, जोजीबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स 19 की, सना मारिन जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड की, ठीक है, जो शायद 34 ईयर की हैं, ओल्ड हैं, ठीक है। और अकिथम ए नंबूदरी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं इन्होंने 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। चलिए ABCD चारों सही हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक के विषय में सत्य कथन है। ये दिया हुआ है, कथन 1 दिया हुआ है, भारत में HDI 2018 में 130वीं रैंक प्राप्त की थी। और दूसरा दिया हुआ है, इस वर्ष की रिपोर्ट HDI 2019 में ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका की रैंक सबसे अच्छी है। केवल एक सही है, केवल 2, C दिया 1 और 2 दोनों, और D दिया है न तो 1 न तो 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा न तो 1 न तो 2, क्योंकि 2018 में भारत की रैंक जो है 130 थी, न कि 131। और सबसे ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छी रिपोर्ट किसकी है? वो है सबसे अच्छी रैंक रसिया की है, ठीक है, 49। पहले रसिया की है, फिर ब्राज़ील की है, फिर चाइना की है, फिर दक्षिण अफ्रीका की, और उसके बाद भारत की। भारत की रैंक कितनी है इस बार भी ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक है 129, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी योजना को विश्व पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए जागा मिशन, ऑप्शन बी नमामि गंगे, ऑप्शन सी स्वच्छ दिल्ली मिशन, ऑप्शन डी हिमालय संरक्षण मिशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जागा मिशन, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है। इस मिशन के तहत क्या है? इस मिशन के तहत जो है जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनको जो है भूमि से, उनके जो लैंड है या जो घर है उसे हटा न दिया जाए, इसके लिए उन्हें भूमि अधिकार प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ठीक है, जागा मिशन के तहत। इसीलिए जो है उन्हें विश्व पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के विषय में कौन सा कथन सही है? ए दिया है 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कुल वैश्विक आबादी का 3.5% है। बी दिया है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य देश है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न तो 2। यहाँ पे देखिए हमारे दोनों कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंध्र प्रदेश द्वारा 3 राजधानियों हेतु पारित विधेयक के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं है? ए दिया है, हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियों की बात की है, सबसे पहले तो यही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये तीनों नाम भी हैं, ठीक है। अब इनकी जो जिस चीज़ के लिए उसने राजधानी बनाई है वो चीज़ हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अमरावती के लिए दिया है कि सचिवालय और कार्यकारी राजधानी, विशाखापट्टनम के लिए दिया है न्यायिक राजधानी बनाना चाहता है, और कुर्नूल को दिया है विधायी राजधानी बनाना चाहता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 1 और 2 दोनों। बी दिया हुआ है 2 और 3, सी दिया हुआ है 1, 2, 3, और डी दिया हुआ है केवल 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारे जो ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ये तीनों ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमरावती को जो है वो विधायी राजधानी बनाना चाहता है, ठीक है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बनाना चाहता है, और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। जो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तीनों ही सुमेलित नहीं है, आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल भारतीय शहर हैं। यूनेस्को ने जो है कई शहरों को भारत के शामिल किया है, तो कौन कौन से शामिल है ये हमसे पूछ रहा है। मुंबई कई दिया हुआ है, तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ डायरेक्टली नाम, ठीक है। ऐसे ऑप्शन पढ़ने में बहुत सारा समय चला जाएगा। तो मुंबई को शामिल किया, ठीक है, फिल्म के लिए,
और फिर वाराणसी को शामिल किया है, किसके लिए, सॉन्ग के लिए, जो शास्त्रीय गायक हैं, शास्त्रीय गायन है उसके लिए, ठीक है। वाराणसी और चेन्नई दोनों के ही जो है संगीत के लिए ही चुना गया है, ठीक है। जयपुर को जो है वो शिल्पकला के लिए, और फिर बचता है हमारा हैदराबाद को पाक कला के लिए, ठीक है। ये 5 सिटी जो है शामिल की गई हैं। तो ये 5 सिटी किस में है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। बी दिया हुआ है, इस पद का सृजन नरेश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, केवल 1, केवल 2, और सी दिया है 1 व 2 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 और 2 दोनों ही सही है। हमारे पहले CDS बनाए गए हैं जनरल बिपिन रावत, और इस पद का सृजन जो है नरेश चंद्र समिति के आधार पर किया गया है, ठीक है। इन्होंने सिफारिश की थी इसके आधार। तो ये समिति कब बनी थी, ये समिति बनी थी 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करें। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दिया हुआ है। इधर सम्मेलन दिए हुए हैं और इधर प्लेस दिया हुआ है। बताया कि कौन सा मिलान करना है हमें, यहाँ पे कौन कौन सा सही है। G7 की बात कर रहा है। G7 क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। G से मतलब ग्रुप से होता है। G7 सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था, ये हुआ था बियारिट्ज में, ठीक है। बियारिट्ज कहाँ पे है, ये फ्रांस में है, ठीक है। G20 सम्मेलन कहाँ पे है, ये जो है जापान के ओसाका में हुआ था। तो पहले का B हो गया, दूसरे का A हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था रूस के व्लादिवोस्टोक में। और COP15 की बात करें तो ये मैड्रिड में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक है, BADC। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, इसरो द्वारा अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन ए थूथुकुडी, ऑप्शन बी होसूर, ऑप्शन सी मित्तूर, ऑप्शन डी कोविलपट्टी। अभी तक इसरो का केवल एक ही अंतरिक्ष केंद्र था, जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में था, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट बनाना शुरू किया है, तो वो कहाँ पे किया है, वो किया है ऑप्शन ए हमारा थूथुकुडी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा मैथ्स आ गया। चलिए देख लेते हैं। लुप्त पद ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो है 18 और 27 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 25, ठीक है। आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैं बता दे रही हूँ, ऐसे ऊपर नीचे को ऐड करना है और साइड वाले को ऐड करना है। फिर साइड वाले में से ऊपर नीचे वाले को घटा देना है, जो ऐड किया हुआ आएगा, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। 45 - 25 = 20। इसी तरीके से इसे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। और जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन बी 12, ठीक है। ये हमारा सही हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यदि b = 4 है, l = 24 और j = 20, तो BET बराबर पूछ रहा है कितना आएगा, 52, 54, 50, 34। तो हम जानते हैं कि b का जो वैल्यू है, जैसे a की 1 है, b का 2 है, c का 3 है, ठीक है। इस तरीके से दिया है। तो b का हो गया 2, l का हो गया 20, ठीक है। नहीं, l का जो है 12 होता है, सॉरी 20 नहीं। b का हो गया 2, l का हो गया 12 और j का हो गया 10, ठीक है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया b = 4, l = 24 और j = 20। तो इसी तरीके से BET का जब आप करेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे, b + e + t करना है आपको, ठीक है। b का दिया है 2, b का होता है 2 और उसको जो है 2 से गुणा करना है, ठीक है। e का होता है 5, 5 को 2 से गुणा करना है। और t का होता है 20, ठीक है। तो 20 को 2 से गुणा करना है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे जब, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, कहाँ गया 40 नहीं, 54, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
उस विकल्प का चयन करें और जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला इससे जिस तरीके से संबंधित है इसी तरीके से हमें बताना कि इसमें से कौन सा इससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जब f+4 करेंगे तो j आएगा। ठीक है, और l-3 करेंगे तो i आएगा। q+2 करेंगे तो क्या आएगा, s आएगा। और v-1 करेंगे तो u आएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे +4 -3 और +2 और -1 आप करेंगे तो क्या आएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी HGPQ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। मतलब दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे 3 और 4 को बदल देंगे आपस में तो जो है हमारा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4 दिया है यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो 3 दिया है वहाँ पे आपको 4 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बदलना पड़ेगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम करें D+2 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F+2 H हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से H+2 जब आप करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा J। ठीक है, C वाला। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, Q+2 करेंगे तो S आएगा और S+U करेंगे, S+2 करेंगे तो U आ जाएगा और U+2 करेंगे तो W आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C वाला J और W। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, सही शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है अधिकेंद्र, ऑप्शन बी दिया हुआ है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन दिया है क्रेटर, ऑप्शन डी दिया है रिक्टर पैमाना। इसमें हम जानते हैं कि क्रेटर जो है वो ज्वालामुखी से रिलेटेड है, बाकी 3 किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निर्देश इन प्रश्नों में के एक तरफ में दिए, थोड़ा सा प्रश्न कट गया है। देखिए, दिया है कि इन प्रश्नों में एक तरफ दिए गए 2 शब्दों के बीच में एक खास संबंध है। समान संबंध स्थापित करते हुए दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही विकल्प बताना है। तो बीमारी दवा दिया है और अकाल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि बीमारी जो है वो दवा से ठीक होती है, तो अकाल किससे ठीक होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी बारिश, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी नदी। तो अकाल किससे संबंधित है, अकाल संबंधित है बारिश से। बारिश होगी तो अकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यदि 291 से लेकर 300 तक की सभी संख्याएं लिखी जाए तो इनमें अंक कितनी बार आएंगे। ए है 11, बी है 15, सी है 18 और डी है 16। तो कितनी बार आएंगे, ये आएगा 15 बार। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पे जो सीरीज़ दी हुई है वो जो है सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, 17, 16, 15, 14 इसके दिए हुए हैं, 4 के दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे घटता हुआ क्रम चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रीड को 1851 लिखा जाए 1851 4 लिखा जाता है। तो उस कोड में भाषा RATE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। R का होता है 18, ठीक है, E का होता है 5 और A का होता है 1 और D का होता है 4। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे वैल्यू रखी जाती है 1 2 3 की। A से लेकर Z तक 26 लेटर हैं, 26 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही डिजिट यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी तरीके से देखें तो R का 18 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा C वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है, मदर को ये लिखा जाता है NPUGDQ। ठीक है, इसी कोड में ORANGE यानी ऑरेंज, अगर ऐसे पढ़े तो उसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए शुरू के 3 में जो है यहाँ पे
+1 ऐड कर रहा है। M का N हो गया, O का P हो गया, T का U हो गया, और फिर इसके बाद जो है लास्ट के जो 3 है उसमें 1 घटा दे रहा है। तो H का G हो गया, E का D हो गया और R का Q हो गया। इसी प्रकार जब हम इसका करेंगे, शुरू के 3 में 1-1 जोड़ेंगे और अंतिम के 3 में 1-1 घटाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारा PSB MFD, PSB MFD, ऑप्शन बी, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे गिन लीजिएगा। ए दिया हुआ है 17, बी दिया हुआ है 24, सी दिया हुआ है 26 और डी दिया हुआ है 27। तो इसमें जो है कुल 26 त्रिभुज हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अर्जुन का मुंह दक्षिण की ओर है, फिर वह 45 डिग्री दाहिने मुड़कर 50 मीटर जाता है, फिर उत्तर पश्चिम मुड़कर 50 मीटर जाता है और वहाँ से 50 मीटर पश्चिम में जाता है। तो वह अपने मूल स्थान से कौन सी दिशा में जाता है, वह कौन सी स्थान पर है, वह जो है पश्चिम की ओर है, ठीक है। आप जब इसे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका मुँह पश्चिम की ओर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से के साथ भिन्नता रखते हैं, यह निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, कुछ रिंग फ़ोन है, सभी फ़ोन लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप स्टेशन है। तो 4 कथन दिया, निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ स्टेशन रिंग है, कुछ फ़ोन स्टेशन है, कुछ लैपटॉप रिंग है, सभी रिंग के स्टेशन होने की संभावना है। फिर हमसे पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। ए कोई अनुसरण नहीं करता, बी केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, सी केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, डी केवल निष्कर्ष 2 और या तो निष्कर्ष 1 एवं 4 अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा रिंग, आर से रिंग हो गया, ठीक है। और बोला है कि कुछ फ़ोन रिंग और लैपटॉप हैं, तो ये हमारा पी से फ़ोन हो गया और ये सारे फ़ोन क्या है, वो लैपटॉप हैं। एल से लैपटॉप हो गया और कुछ स्टेशन लैपटॉप हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेशन। इस तरीके से चित्र बनेगा। फिर जब आप इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 3 और 4 इसका अनुसरण करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निर्देश, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति ये दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि मिरर में हमें उल्टा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जब हमें मिरर में पता है कि उल्टा दिखाई पड़ता है तो यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा चित्र आएगा यहाँ पे, हमारा आएगा डी वाला, ठीक है। एक सेकेंड, इधर से हाँ, डी नहीं, हमारा यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है। 19, 13, 27, 37 और 17, ठीक है। इसमें से देखिए जो 27 है वो भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 जो है वो 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 27 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, जबकि बाकी जो सब संख्याएं हैं वो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटेंगी, ठीक है। जैसे 19 है तो वो सिर्फ 19 और 1 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 27 जो है वो बाकियों से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा आज यहाँ पे आपका ये पहला टेस्ट सीरीज जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज़ में, जो कि हमारा 2nd नंबर का टेस्ट सीरीज़ होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।